मिलने के नहीं नायाब ताबीर है जिसकी हसरत हम ऐ हम नफसों वो ख्वाब हम ढूंढोगे अगर मुल्कों प्रोग्राम न्यूज़ा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। मुफाहमत, जमहूरियत, अमन और जदोजहद, ये वो अल्फाज हैं जो हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मीरास के साथ जोड़ते हैं। लेकिन आज सानेहा 27 दिसंबर को 10 साल होने को जा रहे हैं और उतने ही सवालिया निशान शहीद मोहतरमा के कत्ल के मुतालिक उठ रहे हैं जितने उनके सियासी जमात के मुस्तकबिल पर। आज हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर इसरार शाह साहब, साबिक रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत करीब से उन्होंने मोहतरमा को देखा हुआ है और उनकी शहादत के बाद कुछ उनके इस जमात के मुतालिक एतराज़ात भी उठे। साथ में हमारे साथ होंगे मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, उनका भी इसमें गहरा तजर्बा है। जेंटलमैन वेलकम। मुर्तज़ा साहब, अगर आपके साथ आगाज़ कर लें, 10 साल हो गए सर 27 दिसंबर को। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने फिर से कहा, अगर इस बात की तय पर पहुँचने की कोशिश की जाए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़िम्मेदार हैं, शहीद मोहतरमा के कत्ल के ज़िम्मेदार वही हैं, लेकिन अब आपने देखा कि 10 ईयर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद अब बैतुल्लाह मसूद की तरफ उंगली उठ रही है, उसामा बिन लादेन की तरफ उंगली उठ रही है। तो अवाम का क्या टेक अवे होना चाहिए जनाब? जी, अवाम के लिए और तारीख़ के लिए और आप और हम जैसे लोगों के लिए जो समझने की बात है वो ये है कि एक तरह से ये तमाम किरदार हैं, ये तमाम किरदार हैं इस पूरी सानेहा को जन्म देने में। परवेज़ मुशर्रफ का और उनके जो दोस्त हैं या साथी हैं, वो क्योंकि उस वक्त मुल्क के सदर थे और एक तरह से इंतज़ामी सरबराह भी वो ख़ुद ही बने हुए थे, तो जो ज़िम्मेदारी उनकी थी सिक्योरिटी फ़राहम करने की पाकिस्तान की 2 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म को, वो उन्होंने फ़राहम नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको धमकाने की कोशिश की। उनके आने से तकरीबन 3 महीने पहले 25 सितंबर को जो फ़ोन कॉल गई जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें उन्होंने मोहतरमा को धमकी दी कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसका दारोमदार इस बात पर है कि आपके मेरे साथ ताल्लुकात कैसे हैं। और जब वो वापस आई 17 अक्टूबर को और उसके बाद 3 नवंबर को जब उन्होंने एमरजेंसी लगाई और उसकी जो मोहतरमा ने शदीद मुखालफत की और एक तरह से तहरीक चलाई, तो ये बात बहुत वाज़े है कि परवेज़ मुशर्रफ का ये किरदार ज़रूर है कि उन्होंने उनको जो सिक्योरिटी देनी थी वो नहीं दी, और बल्कि वो लोग जो उनकी सिक्योरिटी पर ज़िम्मेदार थे उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया और फिर उन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें की जैसे जाए हादसा को जिस तरीके से वाश किया गया और फिर उन लोगों को जिस तरीके से छोड़ा गया और एक तरह से उनको पनाह दी गई परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत की तरफ से, तो उनका एक किरदार बनता है। हमारे पास अब तक जो तफ्तीश हुई है बड़े बड़े इदारों की, उनकी तरफ से ये बात सामने नहीं आई कि मुशर्रफ की तरफ से कोई हुक्म गया हो। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को इससे निकाला नहीं जा सकता। जो क्रिमिनल साइड पे जो बाकी बातें सामने आई हैं, बैतुल्लाह महसूद जो है वो उस साजिश का हिस्सा था, लेकिन ये मामला उससे भी ऊपर का था और ये बात उसामा बिन लादेन और एमन अल ज़वाहिरी की तरफ जाती है, जिसने फिर बैतुल्लाह महसूद और फिर उनके जो कारिंदे थे उनको। अच्छा, इसी मौजू पर सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर नाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नज़ीर साहब, जिस तरह आपने सुना मुर्तज़ा साहब ने कहा कि इसमें काफ़ी कुछ लोग मुलव्वस थे और अब दस्तावेज़ात भी रिकवर हुए उसामा बिन लादेन के एबटाबाद वाले घर से, जिसमें ये जो लिंक्स थे ये मज़ीद नुमाया हुए, तो इस पर जनाब क्या राय रखते हैं? ये अब 10 साल पुरानी बात है। असल बात यह है कि जो करंट कॉम्पिटिटर्स के आपस में जी वो जो है वो तो मौजूद थे ओपन सीट, यानी एक जो थे ये हमारे वज़ीर आज़म साहब, जिन्होंने पहले मोहतरमा के खिलाफ बार बार
साजिशें की और आखिरकार एक बड़ी साजिश भी कर दी। और फिर ये भी देखिए कि इर्द गिर्द जब मोहतरमा को शहीद किया गया, बिल्कुल आस पास वो फिर रहे थे और हॉस्पिटल पहुंच गए थे, तो ये अपने नवाज शरीफ साहब जी। तो अगर उसको कुछ करना होता तो फिर वो जाने भी क्यों देता, फिर कैद में भी क्यों रखता, रिहा भी क्यों करता, ये सारा कुछ तो हुआ नहीं था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को ढूंढना है दुश्मन तो बीबी के इर्द गिर्द भी ढूंढना होगा। और दूसरा ये कि भुट्टो साहब के साथ जो चल रहा था ना खरीफ सियासतदानों का मामला जी, और उसमें गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत, तो मैं ये समझा हूँ कि कुछ गैर मुल्की ताकतें भी हैं जिन्होंने इस कातिल को मुतर्रिक किया और फिर इस ऐसे तरीके से किया। वही जगह जहाँ लियाकत अली खान हुए थे, अगर आप कभी नोट करें, याद करें जी जी, तो लियाकत अली खान को बड़े मजमे में गोली मारी गई थी और वो फिर हाथ नहीं लगा किसी के, काबू नहीं आया। इसी तरह ये जो है यहाँ बीबी, जिसने भी गोली चलाई उसने कहीं जहाज से तो चलाई नहीं होगी, गोली उसने वही चलाई थी इर्द गिर्द ही उस वैगन के। तो आप तो उन बंदों को देखिए जो मौके पर मौजूद थे, वो फिर आपको आगे अंदाजा हो जाएगा। बाकी इसमें से बहुत कुछ छपा हुआ है, क्योंकि अगर आप गौर व फिक्र करें तो आपको बहुत से पते मिल जाएंगे। बस फिर वो जो लोग थे वहाँ करीब थे बीबी के, जैसे ही गोली लगी बीबी की तरफ बढ़ी तो वो तो सारे छोड़ छाड़ के भाग गए। ठीक। अच्छा, इसी पे डॉक्टर इसरार शाह साहब, अभी जब बात हो रही है बीबी के साथियों की, तो आपके सामने पैनामा का केस है। आपने देखा होगा कि अदालत की तनकीद की हद तक जब पैनामा की समाअत चल रही थी तो तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान मौजूद थे, चाहे वो सीनियर लीडरशिप हो चाहे वो जूनियर लीडरशिप हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसों में भी, चाहे वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो चाहे वो यही पैनामा केस हो, तो तमाम PTI लीडरशिप पहुंची हुई होती थी और तब फिर तमाम ख़बरों की जीनत भी बने रहते थे, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो भी सामने आती थी। लेकिन यहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अपने ही कत्ल के केस पे सर जब अदालत फैसला भी सुना रही थी तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे। तो एक तो ऑप्टिक्स के हवाले से भी और साथ में इस सियासी जमात के डायरेक्शन से भी सर क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख ये है कि हम पीपल्स पार्टी के कारकुनों के उस कबील से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हमारी जो इलामत है, अगर बीबी लाडी जेल में थी तो हम यहाँ पर लाहौर की सड़कों पर स्ट्रगल कर रहे होते थे। और इसी रिश्ते के हवाले से मैं उस 2008 से लेकर 2013 के जो इक़्तिदार है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था और मैं खुशनसीब हूँ कि कम से कम मैंने पीपल्स पार्टी को बुरे वक्त में नहीं छोड़ा। मैंने भरपूर इक़्तिदार के अंदर, क्योंकि उस वक़्त भी मैं ये कहता था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इस वक़्त वाक़याती गुफ्तगू तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी कि जब हमारा इक़्तिदार था तो हमने जिन लोगों से तफ्तीश करनी थी उनको प्रोटोकॉल से भेजा। जो लोग इंटीरियर मिनिस्ट्री के सरबराह थे उनको तौफीक नहीं हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तफ्तीश कर सके। हर आदमी इक़्तिदार के नशे में मस्त था, किसी को ख्याल नहीं आता था कि तारीख़ और पीपल्स पार्टी की एक रिच तारीख़ हमेशा इनसे सवाल करेगी। बेनज़ीर शहीद का कफन भी इनसे क्वेश्चन करेगा कि तुम बताओ कि तुम लोग 5 साल इक़्तिदार में रहे और आप सर से पगड़ियाँ उठाकर कहते हो हमने 5 साल पूरे कर दिए, 5 साल पूरे कर दिए। अगर 5 साल लेट के पूरे करने थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गड़ी खुदा बख्श में दफन करना था तो इस इक़्तिदार का क्या फ़ायदा था? बिल्कुल ठीक।
अगर हम उस वक़्त ये बोलते थे और बात करते थे तो हमने तो फेस किया कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी मुअत्तल हुई, हमारी बेसिक रुकनियत भी मुअत्तल हुई, इसलिए कि हम उस कबील से ताल्लुक़ रखते थे जिस कबील के अंदर हमें ये नहीं पता था कि ज़ियाउल हक़ के कमरों से निकाल कर, उसके सुलाखों से निकाल कर, शाही किलों से निकाल कर हमें कब गोली मार दी जाएगी, क्योंकि बीवी के साथ हमारे दर्द के रिश्ते थे, बीवी के साथ हमारे मोहब्बत के रिश्ते थे, बीवी के साथ हमारे एहतराम के रिश्ते थे। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में मैंने 21 साल गुजारे हैं, और आज जब आपके प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया तो मैं ऑनर महसूस करता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत वो शख्सियत है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की अब मोहताज नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक सिंबॉलिक करैक्टर है इस मुल्क में रोमानवी पॉलिटिकल वर्कर का, जिन्होंने बेलाग बग़ैर इंटरेस्ट के अपनी पीठों पर कोड़े खाए, अपने आप को सूलियों के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नारे लगाए। ये बड़ी हिस्टोरिकल पार्टी है और मैं गो आज व्हील चेयर पर हूँ, खुदा की कसम कभी दर्द का एहसास नहीं होता, इसलिए कि मैंने जिस पार्टी को बचपन में अपना बचपन दिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सूली पर लटकते हुए देखा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वहीं लियाकत बाग के अंदर मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से ये सारे मंजर देखे और मैंने दोस्तों के, साथियों के गोश्त और लुथड़े उखड़ते हुए देखे, और मुझे फ़ख्र है, मुझे कभी भी कमाईगी का एहसास नहीं हुआ। मुझे प्राइड है कि आज तहरीक इंसाफ में हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वर्कर हूँ, मुझे फ़ख्र था। इसी वजह से डॉक्टर साहब हम शुक्रगुजार हैं, आपने आज वक्त भी निकाला इसी मौजू के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज क्या हाल है, आपने कहा कि जी इंटीरियर की वजारत का ये किरदार था, मुंतखब नुमाइंदों का ये किरदार था, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है सर कि हमने UN की इंक्वायरी को कमेंस किया था, हमने स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकात को शुरू किया था, फिर उसके बाद कुछ कवर अप्स हुए, उसमें शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी हाथ था और लोगों का भी हाथ था, बैरूनी कुव्वतों का भी हाथ था, लेकिन जब हम बाइख्तियार थे तो हमने पूरी तौर पे इंक्वायरी करने की कोशिश की थी और हम इन कातलों की शनाख्त को भी जानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए हर काम हुआ, लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए कोई काम नहीं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये कह सकते हैं कि जी हमने स्कॉटलैंड की टीम भी बुला दी, फलां भी बुला ली, खुदा की कसम एक CIA के किसी हवालदार को बुलाया होता, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल 2 मिनट के अंदर तलाश हो सकते। ये कोई बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का पता ना हो, कातिलों की शक्लों को जानते हो? अच्छा, जानने वाले हैं और मौजूद है, आज भी जिंदा है। नज़ीर साहब आप पे भी आएंगे, जरा वक्फा लेते हैं, गुफ्तगू जारी स्टे बता सकते। जिस तरह आपने अभी सुना डॉक्टर साहब की भी बात, जब आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मॉडल टाउन की जो 14 शहादतें हैं उनका हम हिसाब मांगने आए हैं और इंसाफ करें आप उन 14 शहादतों का, तो क्या उन पर भी अभी तक वो गहरी जिम्मेदारी नहीं है कि जी आप बाइख्तियार रहते हुए भी कोई जवाब नहीं दे पाए? वो किधर गई इन्वेस्टिगेशन सर? जरदारी साहब जब मॉडल टाउन की बात करते जी, हैं तो वो दर हकीकत अब से कोई 4-5 महीने बाद जो इंतखाबात हैं उसको सामने रखकर बात करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम था कि आप जो है वो मुकमुका की सियासत कर रहे हैं। अगर आपको याद हो बिल्कुल कि जब नवाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था वजारत उज़्मा का और जरदारी साहब उस वक्त भी सदर थे, तो जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी अब आप वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, अब आप इक़्तिदार आपके पास है, आप हुकूमत करें, हम सियासत उस वक्त करेंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। तो अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, ठीक है, तो सियासत जो है वो उसी का नाम है कि इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी को जो नुकसान पहुंचा है पंजाब में, अगर वो मॉडल टाउन या इसके अलावा और भी कोई भी मौका उनको मिलेगा तो वो अगर तनकीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत और उसकी तफ्तीश का जो सवाल है, उसमें जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है, अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनना,
लेकिन उसको फैक्ट फाइंडिंग मिशन तक महदूद रखना, वो हरारी कमीशन भी बन सकता था। आपसे ज़्यादा जो कानूनी लोग हैं उनको किसको पता है। ठीक। तो इस तरह से जो तफ्तीश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर किससे पूछ कर जो है वो एक एतराज़ वाला ख़त भेजा गया, उसका क्या मकसद था। तो ये कि पूरा जो केस चलता रहा उसमें आपने खुद ही शुरू में इब्तिदाई में कहा जी कि यहाँ तक कि आखिरी दिन जब वो फैसला सुनाया गया उस दिन भी पीपल्स पार्टी के कायदीन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ये खासी परेशान कुन और पशेमानी वाली बात है। बिल्कुल ठीक। नज़ीर नाजी साहब, जिस तरह मुर्तज़ा साहब ने फरमाया, जी आप कह रहे हैं सर, बताएं। मैं तो ये समझ रहा था कि बीबी को वहां से जिस तरह भेजा गया है ना जी दुबई से, जी तो जाहिर है उनके मुशीरों ने ही भेजा। मतलब यहाँ से जितने पैगाम जा रहे थे और बीबी के जितने रियल हमदर्द थे वो तो चाहते ही नहीं थे कि बीबी इन हालात में आए। ठीक, लेकिन ये नज़ीर साहब साथ में और भी और फिर जी दिनों में नवाज शरीफ मौजूद था रावलपिंडी में, और किसी भी उनके बीबी के चाहने वालों को छोड़ के जो आदमी सबसे पहले पहुंचा था उसका नाम नवाज शरीफ है हॉस्पिटल। अच्छा, ये मुर्तज़ा साहब अगर यही सवाल ज़रा आप सपोर्ट कर लें, जो एक और तरह की शायद कंस्पिरेटोरियल बात की जाती है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विदिन कुछ कुव्वतें थीं जो प्लान कर रही थीं, वो फिर कई बातें करते हैं कि जी वो निकली थी कह नहीं सकता जी इस मामले में किसी तरफ इशारा करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि मैं वहां नहीं था। ठीक है, मैंने जो इधर उधर दोस्तों से सुनी है बातें जी और खुद जो कुछ पढ़ा है उसमें मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि सबसे पहले जो बीबी के पास पहुंचे थे ना हॉस्पिटल के अंदर वो नवाज शरीफ साहब थे। वो मुर्तज़ा सुलंगी साहब, अगर ये सवाल आपको पुट कर दूं सर कि आपने शायद अपने ही मजमून में कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि जी शहीद मोहतरमा ना वापस जाएं, लेकिन आपने भी और भी हम ख्यालों ने कहा कि जो वो वॉइड था उसको सिर्फ शहीद मोहतरमा ही पुर कर सकती थीं। तो उसके बाद से जो अफवाहें सामने आई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरून ही कुछ कुव्वतें थीं जो ये चाह रही थीं, उससे आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं जी, मैं देख नहीं सकता जी, इतनी बड़ी शख्सियत थी तो हिस्ट्री थी पूरी, और नाजी साहब को उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग जो है ना फॉलोइंग वाला लीडर कोई नहीं था। तो जो बाद में आर्टिफिशियल सारे तैयार किए गए उनमें से एक भी लीडर नहीं है, इस काबिल ही नहीं है कोई लीडर हो। एक ही हिस्ट्री में कोई था तो नवाज शरीफ साहब, भुट्टो साहब के बाद बीबी थी। ठीक नज़ीर साहब, ये बिल्कुल ठीक हो गया। मुर्तज़ा साहब, अगर आप उसी सवाल का सर जवाब देना चाहें, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास भी आता हूँ। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था, शुक्रिया जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक सहाफ़ी के तौर पर हमारा काम जो मौजूद जो हक़ाइक़ हैं जी उस पर नज़र डालना है। साजिशी नज़रियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब तक आप देखें कि स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीश है, अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीश है, FIA की तहकीक है, उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से जो कुछ चीज़ें मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज़ हो चुके हैं, जो मोहतरमा की जो फ़ोन पर गुफ्तगू थी, ये तमाम चीज़ों को अगर सामने रखें ठीक है तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि अलकायदा उनको हटाना चाहता था और उस हवाले से उन्होंने जो यहाँ लोकल जो नेटवर्क उनको इस्तेमाल किया। ठीक है, पीपल्स पार्टी को तो इससे बड़ा नुकसान कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई पॉपुलिस्ट पार्टी पॉपुलर लीडर के बगैर नहीं रह सकती है। और पीपल्स पार्टी को जो नुकसान पहुंचा है उसमें एक बहुत बड़ी वजह मोहतरमा की शहादत है, क्योंकि उनके बाद कोई पॉपुलिस्ट लीडर था ही नहीं। ठीक, तो इस वजह से जो है वो इस तरह के नज़रियात कहना कि जी पीपल्स पार्टी में किसी को फ़ायदा हो सकता था, मैं नहीं समझता। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो नाकामी है उसका कोई दिफा नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर इसरार शाह ने कहा कि जिस तरीके से इस केस को करना चाहिए था, आप UN रिपोर्ट पढ़ लें हेराल्डो म्यूनिस, उन्होंने जो रहमान मलिक साहब के बारे में लिखा है आप ज़रा वो देख लें। तो ये बातें ठीक। डॉक्टर इसरार शाह साहब, अब ज़रा हट के सर अगर हम मुस्तकबिल के पास आ जाएँ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम वाहिद कौमी जमात हैं, जब आपको नतीजे में लेकिन सिर्फ ये मिलता है कि एक इतनी बड़ी सियासी जमात सिंध तक महदूद रह गई है,
जब कराची के मुतालिक बात होती है, इंटीरियर सिंध के मुतालिक बात होती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ करप्शन के साथ, नाअहली के साथ, गफलत के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या ये वाकई में वही नज़रिया है जो पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, जिस तरह आपने ही हवाला दिया, और फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा उसको आगे लेके गई एक आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हुए? देखिए साहब, हम गरीब के बच्चे हैं, ठीक है, हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल की जी, और मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इक़्तिदार में एक छोटा सा स्टूडेंट लीडर था, मेरी कभी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं थी। ठीक है, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हमें पता है कि जिस वक्त इक़्तिदार उनका उल्टा और जिस तरीके से वो सूली पर चढ़े और उस पीरियड के अंदर 70 क्लिफ्टन के कारपेट के तमाम कारपेट उखाड़े गए कि कोई एक डॉक्यूमेंट्स और कागज़ निकल जाए, तो और वहाँ पर वो जो सोफ़े और वहाँ पर जो फर्नीचर था वो वही था जो उनके दादा का पड़ा हुआ था। ठीक, बात यह है कि जिस वक्त हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करते हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट चाहिए थे, कौम ने, लोगों ने उसको वोट दिए, उनको वोट बैंक चाहिए था। बदकिस्मती से आज की लीडरशिप को बैंक चाहिए, वोट नहीं चाहिए, और वोट उनसे बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए कि इनके पास वोट, नोटों की तादाद में बहुत इजाफा हो चुका है, नोट इनके पास बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक साहब जो है, किसी ने किताब लिखी, उस किताब का टाइटल था आसिफ जरदारी भुट्टो सानी। वो जरदारी हाउस आया, उस वक्त मैं जरदारी हाउस का इंचार्ज था, मुझे आके दिखाया उस सहाफ़ी ने कि जी ये 400 सफ़े का मुसफ़दा है, आप इसका दिपाचा लिख दे। मैंने उसका टाइटल पढ़ा तो मैंने उठा के उसको परे फेंक दी। मैंने कहा तुम आसिफ जरदारी को भुट्टो सानी बनाने चले हो? लेकिन वहाँ पर उस वक्त दरबारी मौजूद थे जो आसिफ अली जरदारी को ये कहते थे आप तो भुट्टो सानी हैं तो बनाउज़ुबिल्लाह। कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसकी ईमानदारी का अब तो उनके मुखालिफ भी ये कहते हैं कि लीडर हो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा। हमें प्राइड था, हमें फ़ख्र था कि लोग उंगलियां एक एक चीज़ उसकी तलाश करते थे। लेकिन आज मुझे बता दो कि खैबर से लेकर कराची तक कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अपने घर के अलावा कोई बंगला हो, कहीं कोठियाँ हो। आज कौन सी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर हमारे हुक्मरानों के बंगले और कोठियाँ ना हो? कौन सा ऐसा बर्रे आज़म नहीं है जहाँ पर हुक्मरानों के कोठियाँ ना हो? आज बस आज पॉलिटिकल वर्कर, हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर एक क्वेश्चन करता है कि आपने इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर खिलवाड़ खेला है। हमसे पूछो ना, एक 6 इंच की टक्कर भी जो है हमें एहसास दिलाती है कि एक 6 फुट 1 इंच का बंदा 4 फुट का एक व्हील चेयर पर इस्लामाबाद में घूम रहा है। हमसे पूछो कि दर्द क्या है और कर्ब क्या है। इनको क्या पता कि दर्द और कब क्या है, जिन्होंने महल्लात बनाए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारकुनों के खून के सदके। तो डॉक्टर साहब, आज जब सियासी जमात अब सामने हमारे, आपने जिस तरह कहा कि जी माजी में तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या आपको कुछ उम्मीद नज़र आती है, कोई ऐसे तामीरी इक़दामात हैं जो यही सियासी जमात ले सकती है कि कराची से खैबर तक फिर से उन तमाम शहरियों के वो दिल जीत सके? भाईजान, मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए, हो सकता है कोई मोजज़ा हो जाए, ठीक है, लेकिन भलावल के दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर जितने जितने बड़े बैगेज पड़े हुए हैं करप्शन के, बदनुमानी के, और उनके गिर्द जो टोला है, कौन सा ऐसा शख्स नहीं है जिनके स्कैंडल ना हो, जिनकी एक लंबी दास्तान ना हो। मैं तो हर शख्स का वाकिफ़ हूँ। इक़्तिदार से पहले उनके पास क्या था, आज इक़्तिदार के बाद उनके पास क्या है। बिल्कुल ठीक। वक्फा लेंगे जी और बात करेंगे इसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिरास पे और इस सियासी जमात के मुस्तकबिल पे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू न्यूज़ आए, जहाँ गुफ्तगू जारी है। मुर्तज़ा साहब, अभी आपने बात सुनी डॉक्टर इसराज शाह साहब की। उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो साहब के दाएं हाथ पे और बाएं हाथ पे हैं, उनका ही इतना बड़ा बैगेज साबित होता है कि इस पार्टी को शायद कोई उस तरह
वोट ना दे सके जिस तरह उनके हेडे में 70 की दहाई में लोग वोट देते थे। लेकिन जनाब, क्या आपको लगता है कि ये तमाम डिबेट ही शायद अब उल्टी हो गई है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सोशलिज्म की बात की थी, जिसने जमहूरियत की बात की थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ख़ानदानी बादशाह तक महदूद है? कि क्या सिर्फ वो फुप्पियों के और बेटों के बीच सिर्फ चुनाव हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अब 50वें साल में दाखिल हुई है, उसके जो मुख्तलिफ कायदीन रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बेनज़ीर भुट्टो तक जी, तो उन्होंने पार्टी को अपने अंदाज में तब्दील किया। बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी से बहुत मुख्तलिफ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 60 और 70 की जो लेफ़्ट और सोशलिज़म का जो अहद था, नेशनलाइजेशन का, उस अहद की नुमाइंदगी करते थे। जो साम्राज्य दुश्मन तहरीकें चल रही थी, वियतनाम वार, तो वो उस अहद की नुमाइंदगी करते थे। ठीक है। बेनज़ीर साहबा जब आई तो उनकी पार्टी ज़्यादातर एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो कि एंटी अमेरिकन सियासत नहीं करती थी, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में तमाम लोगों के साथ मिलकर चलने वाली बात थी। तो वो उनके ज़माने में प्राइवेटाइजेशन भी हुई, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की पॉलिटिकल पार्टी थी। अभी एक ऐसा मरहला आया है कि 2007 में उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की कोई नई क़यादत अभी तक सामने नहीं आई। बिलावल भुट्टो को चेयरमैन ज़रूर बनाया गया है, लेकिन उनको लीडर बनने में एक अरसा चाहिए, प्रोसेस चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 1977 में पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं बन गई थी। जो बेनज़ीर भुट्टो बनी वो 77 से लेकर 88 तक जो उनकी जदोजहद थी, जिसमें जेल है, जिसमें नज़रबंदी है, जिसमें तशद्दुद है, जिसमें तहरीकें हैं, जिसमें बिट्रेल है, जिसमें अंकल्स का निकाला वही बात आपने की, वही जो आपने बात की मुर्तज़ा साहब, वही मैंने सवाल करना था आपसे कि इतनी बार बात हुई कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को तैयार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। उस बात को भी अब सर 10 साल हो गए हैं, कितनी बार उनके लॉन्चेस हुए। और सबसे बड़ी बात, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, गुलाम मुस्तफ़ा खर, जाम सादिक अली साहिबान, ये जो तमाम अंकल्स माने जाते थे, शहीद मोहतरमा ने उनको सियासी जमात से बिल्कुल अलग कर दिया था। यहाँ वही अंकल्स इतने ज़्यादा हावी हो गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई किबला नहीं पकड़ सकते, कोई रुख नहीं पकड़ सकते। तो इसमें क्या ये बहुत देर से नहीं कुछ किया जा रहा? बिलावल भुट्टो को इससे ज़्यादा क्या तैयार किया जाएगा? देखें जी, तारीख का जो पहिया है वो रुकता नहीं है। तारीख का हर अहद जो है उसमें जो अवाम की जो मकबूल तरीन उमंगे हैं उनके साथ क़यादत का हम आहंग होना ज़रूरी है। भुट्टो साहब के साथ जो लोग थे 70 के इंतखाबात में, वो सारे नॉन इलेक्टेबल थे। डॉक्टर मुबशिर ने मुझे बताया कि रात के 10 बजे इलेक्शन के दिन मैं सो गया था, 12 बजे मुझे भुट्टो साहब ने फ़ोन करके उठाया कि मुबशिर ये इतनी सीटें हम पंजाब में कैसे जीत गए जी। तो वो जो पॉपुलर जो सेंटिमेंट्स होते हैं एक अहद के, उसके साथ एक लीडरशिप का ऑर्गेनिकली लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज, उसके पास मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्की और फला फला उसका एक नारा है। पीटीआई है जिसके पास एंटी करप्शन का मंत्रा है जी। तो पीपल्स पार्टी के पास नए कोई नारे नहीं हैं। आज के उन तमाम समाजी तबकात जिनकी रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी करती है, उनकी आज मुतालबात क्या हैं, आज उनकी ज़रूरियात क्या हैं, जब तक उनकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए तहरीक नहीं चलाएंगे, जदोजहद नहीं करेंगे, तो आप लीडर नहीं बनते। लीडरशिप ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी को दे दी जाए। बेनज़ीर भुट्टो विरासत में लीडर नहीं बनी, उसके पीछे 11 साल की जदोजहद थी। तो बिलावल ने अगर क़यादत करनी है तो उसको इस अहद के नारे देने होंगे, इस अहद की सियासत करनी होगी जो अभी मैंने देखनी है। तो ये डॉक्टर शाह साहब, जिस तरह मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि जी अभी मुझे देखनी है, जब इस सियासी जमात का कहा जाता है कि अब एक यंग लीडरशिप सामने आएगी, उन्हीं को सरबराह मानते हुए जनाब इसी सियासी जमात ने काफली को गले लगाया, इरफान उल्लाह मरवत को गले लगाया, फिर बाद में कहा कि जी हम तो सिर्फ मुफाहमत की सियासत चाहते हैं। बड़े बड़े नजरियाती लोग उनसे दूर हो गए। तो वो क्या कुछ किया जा सकता है कि यंग लीडरशिप में उस तरह का जज्बा ही पैदा हो जाए कि जी हमें इस पुराने बैगेज को फारिग कर देना चाहिए, जिस तरह शहीद मोहतरमा ने किया था? देखिए, सोलंकी साहब ने बड़ी खूबसूरत और गुफ्तगू की जी। लेकिन मैं इसको सहल और आसान लफ्ज़ों में आपके नाजरीन के लिए ये बात कहूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुकम्मल
नॉन कमर्शियल पार्टी थी। ठीक है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सेमी कमर्शियल थी। ठीक है। और आज पीपल्स पार्टी मुकम्मल कमर्शियल है। ठीक। जब पीपल्स पार्टी आज मुकम्मल कमर्शियल हो चुकी है जी, और अगर हसूल इक़्तिदार के लिए आप तो उसकी परवेज़ इलाही की बात करते हैं या मुशर्रफ की बात करते हैं, तोबा नाउज़ुबिल्लाह, अगर तारा मसीह भी होता तो ये उनके उससे गले भी लगा लेते कि हमें जनाब इक़्तिदार की देवी जो है वो हमारे कांधों पर बिठा दो। ये तारा मसीह को भी गले से लगा लेते, क्योंकि आज की पार्टी जो है वो किसी नज़रिया, सोच और फिक्र की बुनियाद पर नहीं है। और हम लोग जो उस वक़्त के पॉलिटिकल वर्कर थे वो आज 50 की दिहाई क्रॉस कर चुके हुए हैं और वो कुड़ते हैं, तड़पते हैं। आज नई नस्ल की इंस्पायरेशन नहीं मिल रही है। ठीक सर, हमें अभी मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी। मज़हर साहब, अभी जिस तरह आपने बात भी सुनी डॉक्टर इसरार शाह साहब की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नज़रिए से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, तो जनाब कोई ऐसा लाहे अमल है जो शायद उनकी क़यादत अपना सकती है कि वो फिर से लोगों के दिल जीत सके? देखिए, पीपल्स पार्टी को और खासतौर पे बिलावल भुट्टो को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनके चैलेंजेस मेरा ख्याल है जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो से कई ज्यादा हैं। ठीक। जुल्फकार अली भुट्टो जब गवर्नमेंट से हटाए गए थे, मार्शल्ला लगा था, फिर भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ था, तो भुट्टो साहब के साथ इवन जब 77 का इलेक्शन हुआ जिसपे इलेक्शन की धांधली का इल्जाम लगाया, उस वक्त भी जो उस वक्त की भी पीएनए थी वो भी ये समझती थी कि भुट्टो साहब इलेक्शन जीत गए हैं और उनको जिन सीटों पे उन्होंने धांधली की उसकी जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने भी तकरीबन कंसीड किया था। तो भुट्टो, इवन जब भुट्टो साहब हटाए गए तो उस वक्त भी उनकी पॉपुलैरिटी उसी जगह पे थी मोर और लेस। उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने उसको कैरी किया। इस वक्त जो बिलावल का चैलेंज है वो बेनजीर भुट्टो की पॉलिटिकल लेगेसी को कैरी नहीं कर रहे। ठीक। वो आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल लेगेसी को कैरी कर रहे हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और चूंकि जरदारी साहब इस वक्त भी मेन स्ट्रीम में हैं और लोग जो है अब भी यही समझते हैं, अगर आप किसी भी ऑपोजिशन के लीडर को बोलें वो यही कहते हैं कि जी सारी चीजें तो जरदारी साहब के हाथ में हैं। ठीक। तो बिलावल के लिए चैलेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जब भी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा जरदारी साहब फोरफ्रंट पे आके उस चीज को तकरीबन न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एज लॉन्ग एज जरदारी साहब उधर हैं तो बिलावल भुट्टो के लिए जो है बहुत मुश्किल होगा सियासत में आगे जाना। और जरदारी साहब का उसको लोग पसंद करें नहीं करें, उनका एक मुतनाज़ा कैरेक्टर रहा है थ्रू आउट उनके करियर में, वो उसी को कैरी करते हैं, उसी के तहत उन्होंने 5 साल हुकूमत भी की है। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो बेनजीर भुट्टो तक की थी वो पीपल्स पार्टी वो थी जो जिसमें उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत को कैरी किया था। वो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत तब्दील हो गई है। अब बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी के नए प्रोग्राम के साथ आना पड़ेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसीज रही हैं वो स्टूडेंट्स रही हैं, ट्रेड यूनियन रही है, किसान रहे हैं, उसमें जाकर जो है वो आप सियासत नहीं करेंगे। होलो उस टेक्नोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स जो हो सकती है, लेकिन वो इलीट पॉलिटिक्स हो सकती है। ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स के लिए आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा, उनके लिए कोई प्रोग्राम आना पड़ेगा। यानी आज के लिए अगर आप दोनों रहनुमाओं की तकारीर देखें तो उसमें कोई नया प्रोग्राम नजर नहीं आया। उसके अंदर हमें ये नहीं नजर आया कि आप अगर आ गए, क्योंकि लोग अब आपको इसलिए नहीं देखेंगे जिस तरह इमरान खान कहते हैं, तो इमरान खान के बारे में लोगों का ख्याल है कि जी वो उतने टेस्टेड नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो टेस्टेड है। तो पीपल्स पार्टी को अपना कोई नया प्रोग्राम देना पड़ेगा किसानों को, मजदूरों को, तालिब इल्मों को, जो उनकी स्ट्रेंथ रहे हैं, नई खवातीन को, नए जो हमारे जो है जिसको जैसे इमरान खान ने एड्रेस किया कि नए वोटर्स को निकाल कर लाए इमरान खान, नए वोटर्स बनाए। तो पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है तमाम जमातों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक मज़हर साहब, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, मज़हर अब्बास साहब का, डॉक्टर इसरार शाह साहब का। थैंक यू जेंटल, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुन के दिल के दर्द को समझे
और एक नया लाहेअमल तय कर सके। और उम्मीद ये भी है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।